अब देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये मैंने बनाया एक ग्लास स्लैब, क्या बना दिया, ग्लास स्लैब। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया μ2 होगा, और इसके बाहर जो भी मीडियम है, अब ध्यान दो, इसके बाहर जो भी मीडियम है उसको मैंने μ1 बोल दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा ही होगा, एयर में रखा हुआ है, तो μ2 ज़्यादा है μ1 से, तो μ2 क्या है, डेंसर मीडियम है, μ1 क्या है, रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसकी तरफ आएगी, ये मैंने बना दी एक नॉर्मल। इस इंटरफेस के लिए इसके पास दो इंटरफेस है, एक ये वाला एक ये वाला, ये मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई है, ये आई इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब रेयरर टू डेंसर में आती है जब लाइट, तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ऐसे। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ तक आई, यहाँ पर भी एक इंटरफेस है, तो यहाँ भी मैंने एक नॉर्मल बनाया है। अब देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन जा रही है इंटरफेस से, डेंसर से रेयरर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देते हैं, क्योंकि ये फाइनली बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है, तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ, चलो कुछ ए, इस पॉइंट को मान लेती हूँ बी। पहले मैं बी पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग, दीदी साथ साथ लिखे कि नहीं बाद में ही लिखना है, फिर बाद में पीछे पड़ जाते हो। नहीं पढ़ूंगी। बाय स्नेल्स लॉ एट ए। ठीक है, ए पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया है, तो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। ठीक है, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, μ2 sin r इज इक्वल्स टू, यहाँ भी μ1 ही होगा, यहाँ भी तो एयर ही है, μ1 sin e, तो μ2 sin r इज इक्वल्स टू μ1 sin e, इक्वेशन 2। अब इसको ध्यान से देखो तुम लोग, μ1 sin i μ2 sin r के इक्वल है, और μ1 sin e भी μ2 sin r के इक्वल है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 sin μ1 sin i इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू μ1 sin e, तो μ1 से μ1 तो कट गया, तो sin i इज इक्वल्स टू sin e हो गया। अब हमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में, अब तो आगे तो ये बहुत काम आने वाला है, ये पॉइंट जो मैं अभी बता रही हूँ। क्या पॉइंट है कि फॉर स्मॉल एंगल्स, मैथ्स वालों को शायद पता भी होगा, जब भी थीटा 10 डिग्री से छोटा होता है, मतलब स्मॉल एंगल्स होते हैं, तो थीटा लगभग इक्वल होता है साइन थीटा के, और लगभग इक्वल होता है टेन थीटा के। मतलब जब छोटे एंगल्स होते हैं ना, तो जैसे मैंने रेडियन में लिया, ये सब वैल्यू अगर रेडियन में हम लेते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि 20 पाई, नहीं ये ज़्यादा हो गया, चलो एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बोला कि 5 डिग्री है कोई एंगल, तो उसका साइन 5 डिग्री भी 5 ही होगा, उसका tan 5 डिग्री भी 5 ही होगा। ठीक है, तो छोटे एंगल्स के लिए साइन और tan की वैल्यू भी उस एंगल जितनी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे ये चीज काम आने वाली है, तो एग्जाम्पल है, हाँ, क्योंकि देखो ये जो एंगल्स हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जितने भी एंगल्स हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये एंगल छोटा है तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू साइन ई को ई लिख सकते हैं, एंगल ई, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ई मैंने ज़्यादा ऐसे चौड़ा बना दिया, इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखो अगर ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल मतलब जैसे जाती है वैसे ही जा रही होती, और जब ये रिफ्लेक्शन के बाद गई, रिफ्रैक्शन के बाद गई है ग्लास स्लैब्स, तो उसके बीच में कुछ शिफ्ट आया है,
शिफ्ट दिख रहा है हमको, हाँ, इसको हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करा, और जो इमर्जेंट रे है इनके बीच का ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में, हम बस एक फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, ठीक है। अभी ये नोट करो, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखवाती हूँ। अच्छा, इसकी थिकनेस मैंने कुछ मान ली T, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट में इसकी थिकनेस भी आएगी फॉर्मूला में। देखो लेटरल शिफ्ट क्या करा रहे हो? फॉर्मूला, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LD इज इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R साइन I माइनस R। ये लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। अभी डेरिवेशन कराती तो कोई बात नहीं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। फ्रॉम, अभी हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो रेयर से डेंसर मीडियम में करने वाले हैं। अब ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम लोग बातें अगर कर लिए, एक स्टेप खा गया ना फिर तो फिर खत्म हो जाएगा फिर सब। बता रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, वार्निंग, फिर मुझे मत बोलना तुम लोग। क्या ये एक्टिंग किया ना? अब देखो, ये है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। थोड़ा छोटा बनाती हूँ क्योंकि इसमें बोर्ड जाने वाला है, काफ़ी कुछ बोर्ड में जाने वाला है, बोर्ड में जगह नहीं बचेगी ऐसा। हाँ, ये है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बोलोगे ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? पॉइंट तो है। इसको मैं यहाँ से काट दूंगी तो ये एक लेंस बन जाएगा, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो एक साइड प्लेन हो जाएगी, ये सरफेस हो जाएगा। मतलब सरफेस तो किसी भी तरह का हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने ऐसे ही नॉर्मली आइडियल सरफेस माना है, जो कि एनसीईआरटी ने भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये वाला मीडियम है μ1, कुछ मान लिया रेयर मीडियम, ठीक है। और ये किसी ग्लास का बना होगा, उसका मीडियम होगा कुछ μ2 मीडियम। यहाँ पर मैंने एक बना दी प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंसेज के केस में दो साइड होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो छोड़ो, दो साइड नहीं मान रहे अपन। ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिस भी स्फेयर से इसको हम काटेंगे, ये जो ये पार्ट है, जिस भी स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगा इसका पोल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट O। देखो, अब जो भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन में हम जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं पॉइंट साइज लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज, ठीक है। अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, अब मैंने तुमको रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट बताया था कि अगर मैं नॉर्मल के अलाउंग कोई भी लाइट रे पास करवाती हूँ तो वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाती है, बताया था। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को लूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो 90 डिग्री पे होता है। तो अगर मैं लाइट रे यहीं पर से लेकर आ जाऊं तो क्या ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी? तो ये भी एक इंसिडेंट रे बनाई है मैंने, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे मैंने बनाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं ये लाइन एक्सटेंड करूंगी, ये इसके लिए नॉर्मल है क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री तो होती है, तो ये लाइन इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए नॉर्मल है, ठीक है। अब इस रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा, क्या वो एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। अब रेयर से डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई हमें लाइट रे नजर आएगी कुछ यहाँ पे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिस पॉइंट पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मीट कर रही है, क्या उस पॉइंट पर इमेज बनेगी हमारे पास। ये बात समझ में आ गई? फिर से बता रही हूँ, एक लाइट रे यहाँ से ली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आई थी तो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। अब ये लाइट रे हमने ली नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेयर से डेंसर में आ रही थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पर मीट हो रही है वो वहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई है। हाँ हाँ, अब हम इस पॉइंट पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया m, तो एट m हम कर रहे हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग, मैं इस तरफ आती हूँ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम कैसे लगाएंगे, μ1 sin r इज इक्वल्स टू μ2 sin r, ऐसे ही लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो μ1 sin r इज इक्वल्स टू μ2 sin r लगा दी हमने। हाँ, μ1 sin i इस सरफेस के लिए μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, तो r ही तो लिखा है। अच्छा बस, हाँ अब देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा। माना है हमने ना, अभी माना है कि ये जो 3 एंगल्स बन रहे होंगे ना, ओ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, बी सी पे जो एंगल बन रहा है वो गामा है, और आई पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल के लिए ये चीज़ तुमको पता होगी बचपन से ही कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ले रही हूँ OMC को, तो अल्फा प्लस गामा का सम क्या आई के इक्वल होगा, क्योंकि आई इस ट्राइंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल OCM आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ पर मैं आर को ना ऐसा वाला आर ही बना रही हूँ क्योंकि गामा और आर एक जैसे लग रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं हो। अब इस ट्राइंगल के लिए हम ले रहे हैं ये वाला MCI के लिए, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, ICM के लिए, और ये दोनों इंटीरियर है, तो गामा इज इक्वल्स टू, इसको आर बना रहे हैं नॉर्मल वाला, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल IMC गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, इधर से क्या मैं आर को गामा माइनस बीटा लिख सकती हूँ, बीटा उधर चला जाएगा, तो आर, इसको नॉर्मली आर बनाएंगे, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना, आई की जगह ये वाला और आर की जगह ये वाला पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि अभी मैंने बताया फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू टेन थीटा, तो मैं यहाँ साइन आई को आई लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो μ1 आई इज इक्वल्स टू μ2 आर लिख सकते हैं हम। तो μ1 तो एज इट इज लिखेंगे, आई की जगह मैं इसको पुट कर रही हूँ, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2, आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, गामा माइनस बीटा, और इसको मैंने अभी के लिए मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ n पॉइंट पे, ठीक है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब ये जो हमारा एंगल है साइन अल्फा है ना, अल्फा के लिए मैं टेन थीटा लिख रही हूँ पहले, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं इसको mn अपॉन ओपी लिख सकती हूँ, mn अपॉन ओपी, इसके लिए 10 लिख दिया, आप तीनों के लिए 10 लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं 10 गामा, 10 गामा को क्या mn अपॉन cn लिख सकते हैं, mn अपॉन cn लिख दिया। अब लिख रहे हैं हम 10 बीटा, तो 10 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, mn अपॉन ni। अब क्योंकि ये बहुत मतलब यहाँ पर क्योंकि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो P और N बहुत क्लोज होंगे, P और N का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, तो जहाँ जहाँ मैंने N लिखा है ना, मैं उसको P लिख सकती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़े स्फेयर का ये पार्ट है, तो ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा होगा। NP इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज N एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये ON था ना, MN अपॉन ON, जहाँ मैंने N लिखा है वहाँ मैं P लिख रही हूँ, मतलब ON की जगह मैं OP लिख रही हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत पास में हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 अल्फा इज इक्वल्स टू MN अपॉन OP, और 10 गामा इज इक्वल्स टू MN अपॉन CN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं, CP
अब कहाँ लिखूँ, 10 बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, mn अपॉन आई पी, mn अपॉन आई पी लिख सकते हैं। अब पहले इतना लिखो फिर आगे बताती हूँ। अच्छा अब देखो कहाँ तक पहुँच गए अपन, कहाँ तक पहुँच गए थे, इस इक्वेशन तक पहुँच गए थे और ये 10 की वैल्यू निकाल रही थी। अब देखो 10 अल्फा है ना, तो ये 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर होगा, अभी पीछे बोला फॉर स्मॉल एंगल, ये भी अप्रोक्सीमेटली गामा के बराबर होगा और ये भी अप्रोक्सीमेटली बीटा के बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें हम अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, गामा की जगह ये पुट कर सकते हैं, गामा की जगह ये और बीटा की जगह ये पुट कर सकते हैं। तो अब इसको पूरे को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2, मतलब सबको एक साथ, ठीक है। बाय पुटिंग, थोड़ा छोटा छोटा लिखूं मैं, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखो μ1 अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू लिख रही हूँ mn अपॉन ओपी, प्लस गामा की जगह मैं ये वैल्यू लिख रही हूँ mn अपॉन cp इज इक्वल्स टू μ2। अब गामा की जगह ये वैल्यू mn अपॉन cp माइनस बीटा की जगह ये वैल्यू mn अपॉन ip पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें सब में क्या mn कॉमन आ रहा है, इधर भी mn ही था, हाँ। क्या सब में इधर mn कॉमन आ रहा है, तो मैंने mn कॉमन निकाल लिया, μ1 पहले से ही था और 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन cp भी है यहाँ पर, μ2 निकाल लिया कॉमन, यहाँ पर भी mn आ रहा है कॉमन, 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन ip, इधर भी mn इधर भी mn कट गया, μ1 अपॉन, अब 1 अपॉन OP को ध्यान से देखो, OP क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस, क्या ये u हो गया, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है और इधर से अपोजिट नहीं हो गया इसका डिस्टेंस, हम पोल से लेते हैं ना डिस्टेंसेस, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, तो जो म्यू u है क्या ये पोल के अपोजिट है, तो क्या माइनस u लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया माइनस u प्लस 1 अपॉन cp क्या है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस r, तो ये देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, तो प्लस r लेंगे हम, बाद में लिख लेना अभी ना, μ2। अब 1 अपॉन cp फिर से r प्लस में ही लेंगे, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन ip क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज से पोल का डिस्टेंस v है और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, तो पॉजिटिव में लेंगे v को हम, ठीक है। अब μ1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ, तो μ1 अपॉन माइनस ये होगा प्लस μ1 अपॉन r इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, r वालों को एक साथ कर लेते हैं, v वाले को उधर कर देते हैं, तो ये पूरा माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो μ2 अपॉन v, ये माइनस का है, माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन r तो था ही, ये इधर जाके माइनस में आएगा μ2 अपॉन r, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पूरे के नीचे r आ जाएगा, तो पूरे के नीचे r आ गया। ये रिलेशन फाइनली डिराइव हुआ है, जो हमें याद भी रखना है और इसका डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। हो गया।